जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने टैक्सोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन किए थे और कॉन्सेप्ट भी देखे थे। तो दोस्तों टैक्सोनॉमी में जितने भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को कर लेते हैं तो उसी से क्वेश्चन सारा पूछा जाएगा। तो और अब आज हम दोस्तों क्या कर जानेंगे, आज हम जंतु जगत से या तो एनिमल किंगडम से बारे में सारा क्वेश्चन को देखेंगे और इससे संबंधित कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं और कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, एक कॉर्डेटा देखा था। जंतु जगत की बात करें दोस्तों तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, एक कॉर्डेटा देखा था जिसमें हड्डी पाया जाता है, और एक नॉन कॉर्डेटा देखा था। क्या देखा था? नॉन कॉर्डेटा, जिसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। तो कॉर्डेटा जिसे कशेरुकीय प्राणी कहते हैं और नॉन कॉर्डेटा जिसे अकशेरुकीय प्राणी कहते हैं। तो जो नॉन तो इसमें दोस्तों जो हड्डी पाया जाता है वो हमारा क्या होता है? कॉर्डेटा होता है। क्या होता है? हड्डी जो पाया जाता है वो कॉर्डेटा होता है, और जिसमें हड्डी नहीं पाया जाता है वो क्या होता है? नॉन कॉर्डेटा होता है। क्या होता है? नॉन कॉर्डेटा होता है। और कॉर्डेटा के बारे में दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे कि सांप हो गया, ह्यूमन या तो मनुष्य हो गया, सांप हो गया यानी कि ह्यूमन, मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया यानी कि बर्ड्स हो गया। ये सारा इसके बारे में हम लोगों ने कल देखा था। ये एक किसके अंतर्गत में आता है? तो ये कॉर्डेटा के अंतर्गत में आता है। तो ये इस जंतु जगत में जो आज हम देखेंगे दोस्तों, इसमें सिर्फ क्या देखेंगे? नॉन कॉर्डेटा के बारे में देखेंगे। क्या है? जिसमें हड्डी नहीं पाए जाते हैं वैसे जीव या जंतु के बारे में हम देखेंगे। एनिमल किंगडम तो देखेंगे, प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम, लेकिन वैसे एनिमल जीव को जिसमें क्या होता है, हड्डी नहीं पाया जाता है, यानी कि वो क्या होता है? नॉन कॉर्डेटा होता है, जिसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। या अकशेरुकीय प्राणी को देखेंगे, अकशेरुकीय प्राणी जिसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। तो नॉन कॉर्डेटा के अंदर की बात करें दोस्तों, तो कल पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रोटोजोआ देखा था। प्रोटोजोआ देखा था। और नॉन कॉर्डेटा के अंदर दोस्तों एक प्रोटोजोआ आता है और एक मेटाजोआ आता है। क्या आता है? मेटाजोआ आता है। तो इस प्रोटोजोआ के बारे में दोस्तों हम लोगों ने कल देख लिया था। ये प्रोटोजोआ क्या होता है? एक्वेटिक होता है, यानी कि जलीय होता है, जलीय होता है। और ये यूनिसेलुलर होता है। ये क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक कोशिकीय होता है। इसके बारे में दोस्तों एमीबा एमीबा पैरामीशियम और यूग्लिना और प्लाज्मोडियम के बारे में कल हम लोगों ने देखा था। तो ये किसके अंतर्गत में आता था दोस्तों? जो प्रोटोजोआ होता है इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। क्या होता है? हड्डी नहीं पाया जाता है। प्रोटोजोआ की बात करें दोस्तों तो कल हमने क्या देखा था? प्रोटोजोआ जो आता है किसके अंतर्गत में था? प्रोटिस्टा के अंतर्गत में था। प्रोटिस्टा के अंतर्गत में हम लोगों ने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि ये हमारा नॉन कोरेटा है जिसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। तो ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत में आता है। तो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम जो पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? मेटाजोआ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेटाजोआ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हड्डियां नहीं पाया जाता है। जिसमें हड्डियां क्या होता है? नहीं पाया जाता है। और बेसिकली बात करें दोस्तों, जो प्रोटिस्टा वगैरह था जो सब क्या था? यूनिसेलुलर था। क्या था? यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय था। लेकिन जो मेटाजोआ होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि बहुकोशिकीय, जिसको हम कह सकते हैं मल्टी सेलुलर या तो बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय प्राणी होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी यानी कि मेटाजोआ के बारे में दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। इसमें भी दोस्तों 7-8 टाइप, 6 से 7-8 प्रकार का टाइप होता है। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो मेटाजोआ का टाइप होता है दोस्तों, उसमें ज्यादा ये डीपली से नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ ये उसका एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल से क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से कैटेगरी का आता है, ये कौन से समूह का है, ये सिर्फ पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे हम पहले बात करते हैं किसके? फाइलम की, यानी कि विभिन्न प्रकार के फाइलम होता है। मेटाजोआ की बात करें तो जो अलग अलग से भाग होता है जिसे फाइलम कहा जाता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि पादप जगत था, एनिमल जगत किंगडम था, क्वर्क यानी कि फंजाई किंगडम था। ये पिछले क्लास में देखा। तो इसमें जो हम देखेंगे फाइलम देखेंगे, यानी कि समूह के बारे में। जैसे कि सबसे पहले की बात करें दोस्तों, पोरीफेरा फाइलम या तो समूह बोलेंगे। पोरीफेरा पोरीफेरा फाइलम या तो समूह। पोरीफेरा फाइलम या तो समूह।
पोरीफेरा, पोरीफेरा फाइलम या तो समूह। तो इसके अंतर्गत की बात करें दोस्तों, तो एक बात और दोस्तों, जितने भी मेटाजोआ का हम लोग देखेंगे वो सारे के सारे क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा, यानी कि बहुकोशिकीय होगा। तो ये पोरीफेरा समूह का जो जीव होगा वो क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा, यानी कि बहुकोशिकीय होगा। ये पीछे लोग देख चुके हैं। साथ ही साथ जो पोरीफेरा होगा दोस्तों, ये एक्वेटिक होगा। ये क्या होगा, एक्वेटिक, यानी कि जलीय जीव होगा। क्या होगा, जलीय होगा। अच्छा, इसमें इसमें दोस्तों वैसे जीव आते हैं जिसके, जैसे कि एक बॉडी, कोई वस्तु है, इसमें क्या होता है, छिद्र होता है, बहुत सारे छिद्र होता है। यानी कि दोस्तों डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जो स्पॉन्जेज होते हैं, स्पॉन्जेस ऑफ एनिमल, जो स्पॉन्जेज ऑफ एनिमल होता है जिसमें छिद्र, या तो जिसको दबाने पे वो दब जाएगा, उसी क्या, वो स्पॉन्ज इसके अंतर्गत में आता है। पोरीफेरा के अंतर्गत में स्पॉन्जेस एनिमल होता है, वो इसके अंतर्गत में आता है। इसकी एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम्पल होता है। तो सिर्फ इतना हमें याद रखना है कि ये पोरीफेरा समूह के अंतर्गत में कौन कौन से जीव आते हैं। तो इसमें दोस्तों एक साइकन आता है। क्या आता है, साइकन, जिसको हिंदी में इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही मतलब होता है दोस्तों, साइकन इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, एक ही होता है। साइकन आता है पहला, और दूसरा क्या आता है, हाइलोनीमा। हाइलोनेमा क्या आता है, हाइलोनेमा। या तो इसको इस तरह से हाइलोनेमा के रूप में लिख सकते हैं, हाइलोनेमा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये दो यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है, ये पोरीफेरा समूह से दो एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कुछ नहीं पूछा जा सकता है। और ये पूछा जा सकता है तो ये कौन सा प्राणी है, तो ये एक्वेटिक पूछा जा सकता है, या तो मल्टी सेलुलर है, ये पूछा जा सकता है। इससे क्या होता है, कुछ पूछा नहीं जा सकता है। और एक बात दोस्तों, ये पोरीफेरा का एक बात और याद रख सकते हैं, ये अगतिशील होता है, यानी कि ये मूवमेंट नहीं करता है, एक जगह क्या होता है, फिक्स रहता है। ये क्या होता है, अगतिशील या तो फिक्स रहता है, ये कहीं मूव इधर उधर नहीं करता है। तो ये क्या हो गया, पोरीफेरा फाइलम हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे निडेरिया फाइलम या तो सिलिंट्रेटा। दूसरी समूह की बात करें या फाइलम की, तो यहाँ पे दोस्तों निडेरिया या तो सिलिंट्रेटा, निडेरिया समूह या तो सिलिंट्रेटा दोस्तों इसे ही बोला जाता है। निडेरिया या तो सिलिंट्रेटा इसे बोला जाता है। सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा समूह का बोला जाता है। इसे निडेरिया, यानी कि दोनों एक ही प्रकार से मिलता जुलता है दोस्तों। ये क्या है, निडेरिया और सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा समूह, यानी कि ये निडेरिया तो सिलिंट्रेटा की बात करें दोस्तों, दोनों एक ही समूह के अंतर्गत में आते हैं, मतलब एक ही जैसा व्यवहार करता है ये दोनों। निडेरिया, निडेरिया या तो सिलिंट्रेटा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों जान लेते हैं। ये क्या होता है, सबसे पहली बात दोस्तों, ये सारे जितने जीव हम लोग मेटाजोआ में देखेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, यानी कि बहुकोशिकीय होंगे। और ये क्या होंगे, एक्वेटिक होगा। जिसमें दोस्तों एक्वेटिक नहीं होगा वो हम एक्वेटिक बता देंगे। यहाँ पे जो भी हम देखेंगे वो मल्टी सेलुलर और एक्वेटिक यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। क्या होता है, और दोस्तों अगर निडेरिया फाइल की बात करें तो ये न्यूट्रिशन के मामले में क्या होता है, कार्निवोरस होता है, यानी कि मांसाहारी होता है। कार्निवोरस या तो मांसाहारी होता है। ये क्या होता है, मांसाहारी होता है। ये क्या होता है, मांसाहारी होता है। या और अब यहाँ पे दोस्तों इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या हो जाता है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्या हो जाता है दोस्तों, एग्जाम्पल हो जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दोस्तों हाइड्रा, और दूसरा दोस्तों ओविलिया, और तीसरा क्या होता है, पोरपीटा। इसको हिंदी में भी दोस्तों नॉर्मली इसी तरह लिख सकते हैं, हाइड्रा, ओविलिया, ओविलिया, और इसको इसको क्या लिख सकते हैं, पोरपीटा। इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो ये दोस्तों ये क्या हो गया, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एग्जाम्पल पूछाता है। या तो पूछा जाएगा निडेरिया या तो सिलिंट्रेटा का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो वो हाइड्रा हो गया, ओवलिया हो गए, और पोरपीटा हो गया। अब हम दोस्तों नेक्स्ट समूह के बारे में बात करते हैं। अगर नेक्स्ट समूह की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देखेंगे, क्या होता है दोस्तों, टीनोफेरा। टीनोफेरा में दोस्तों यहाँ पे सी क्या होता है, साइलेंस होता है। सी क्या होता है, साइलेंट होता है। तो ये क्या हो गया, टीनोफेरा समूह हो गया। अब टीनोफेरा समूह की बात करें दोस्तों, तो ये टीनोफेरा, टीनोफेरा समूह समूह की बात करें दोस्तों, तो ये समुद्री होता है। मैरीन आने की क्या होता है, ये समुद्री होता है।
ये क्या होता है, समुद्री होता है, यानी कि समुद्री जीव है ये। और ये दोस्तों ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि पारदर्शी। हम इसके से एक तरफ से दूसरे तरफ से देख सकते हैं, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट, या तो इसे हम पारदर्शी कह सकते हैं। ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा दोस्तों इस टॉपिक का क्या होता है, एग्जाम्पल ही होता है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो एक मात्र इंपॉर्टेंट हो जाता है जेली फिश। क्या हो जाता है, जेली फिश। और ये जेली फिश क्या होता है दोस्तों, लाइट इमिटेट करता है। अब देख, हम लोग अब यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं जेली फिश का स्ट्रक्चर। तो ये क्या करता है, लाइट इमिट करता है, यानी कि प्रकाश छोड़ता है। ये क्या करता है, प्रकाश या तो लाइट छोड़ता है। तो ये दोस्तों टेनोफेरा हो गया। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम्पल ही होता है। एग्जाम्पल को ही इसको याद रखना है। अगले समूह में पांचवा की बात करें तो अब हम दोस्तों यहाँ पे अगले समूह में देखते हैं, तो प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस, हेलमेंथिस। तो ये हमारा क्या हो गया, पांचवा समूह हो गया, जिसको हम इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, प्लेटी हेलमेन हेलमेंथिस। क्या हो गया, प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस। इसके अंतर्गत में की बात करें दोस्तों, ये सबसे पहली बात दोस्तों, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, जैसे कि नाम से देखिए दोस्तों, नाम को देखिए आप, फ्लैट। ये फ्लैट मतलब क्या होता है, फ्लैट यानी कि चपटा। फ्लैट मतलब क्या होता है, चपला। प्लेट मतलब चपटा यानी कि फ्लैट। और हेलमेंथिस मतलब होता है दोस्तों वार्म। वर्म मतलब दोस्तों जो केंचुआ वगैरह होता है, जिसे क्रीमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रीमी। जो केंचुआ वगैरह जो होता है दोस्तों, जैसे कि अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या है, हमारा केंचुआ के अंतर्गत में आता है। क्रीमी, क्रीमी यानी कि जैसे कि दोस्तों अर्थवर्म, क्या था हमारा अर्थवर्म। तो ये दोस्तों बेसिकली ये जीव होगा, वो क्या होगा, इसकी बॉडी सारा का सारा फ्लैट होगा। बॉडी क्या होगा, फ्लैट यानी कि चपटी होगा। बॉडी क्या होगा, चपटी होगा। या तो बॉडी क्या होगा इसका, बॉडी क्या होगा इसका, चपटी होगा। क्या होगा, फ्लैट और चपटी होगा। और हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज अंतर देखने को मिलेगा दोस्तों, उन सभी में से इसमें एक अंतर देखने मिलेगा। ये जो रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन की बात करें, यानी कि जो बच्चे का निर्माण करना दोस्तों, वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों करता है। क्या है, असेक्सुअल और सेक्सुअल और असेक्सुअल, यानी कि लैंगिक और समलैंगिक, ये खुद होता है। यानी कि इसमें दोस्तों, इसमें मेल भी खुद है और फीमेल भी खुद है, यानी कि दोनों एक ही बॉडी में पाया जाता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होता है, एक ही बॉडी में पाया जाता है। एक ही बॉडी में क्या होता है, पाया जाता है। अब दोस्तों इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के बारे में हम जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका क्या है दोस्तों, टैप वर्म। क्या होता है, टैप वर्म, टैप वर्म, जिसे हिंदी में फीता कृमि के नाम से जाना जाता है। फीता कृमि, फीता कृमि। और एक यहाँ पे दोस्तों एक नाम और लिख सकते हैं, फेजेलिया, फेजोलिया, फेजोला, फेजोला या तो फेजलिया। इसे लीवर, इसे दोस्तों लीवर हुक वर्म से भी जाना जाता है। ये पेट में भी कभी कभी पाया जाता है, लोगों या जीवों या पक्षियों या मनुष्य में भी कभी कभी ये पाया जाता है। तो ये दोस्तों दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गए, टैप वर्म और फिजिलिया। अब हम दोस्तों नेक्स्ट समूह के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट समूह जो हो गया दोस्तों, वो क्या हो गया हमारा, नेमाटोडा। क्या हो गया, नेमाटोडा, नेमाटोडा, नेमाटोडा। या तो इसको हम हिंदी में भी नेमाटोडा कह सकते हैं, नेमेटोडा, नेमेटोडा। और एक नाम इसका और है दोस्तों, दोस्तों अस्क, अस्केलमेंथिस। इसका नाम एक और क्या है, अस्केलमेंथिस, अस्केलमिंथिस। इसका दो नाम होता है, एक नेमाटोडा और एक अस्केलमेंथिस, दो नाम इसका होता है। अब इसकी बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है, राउंड वॉर्म होता है। क्या होता है, राउंड वॉर्म। ये भी क्या है दोस्तों, फीता कृमि के अंतर्गत में आता है, लेकिन ये क्या होता है, गोलाकार का होता है। क्या होता है, गोलाकार, या तो गोल कृमि इसको हम कह सकते हैं।
और इसमें देखिए रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन यानी कि दोस्तों पुनर्जनन की बात करें तो ये क्या होता है, सेक्सुअल होता है, यानी कि ये लैंगिक होता है। सेक्सुअल यानी कि लैंगिक, यानी कि इसमें दोनों अलग अलग पाया जाएगा, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पाया जाएगा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें दोस्तों इसका एग्जाम्पल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया इसका एग्जाम्पल। तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अस्कैरिस होता है। क्या होता है, अस्कैरिस। क्या हो गया, अस्कैरिस। और दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो उचेरिया होता है। क्या होता है, उचेरिया, उचेरेरिया, उचेरिया। ये क्या होता है, उचेरेरिया। और एक होता है दोस्तों इलिफेंटोसिस। क्या होता है, इलिफेंट इलिफेंटोसिस। क्या होता है, इलिफेंटोसिस। इसी फीता कृमि की वजह से दोस्तों जो फिलेरिया बीमारी होता है, इसी फीता कृमि की वजह से होता है। ये जो एलिफेंटोसिस जीव होता है, इसी की वजह से क्या होता है, फिलेरिया, जिसका पैर किसी का एक पैर किसी का फूल के मोटा हो जाता है, यानी कि फिलेरिया बीमारी इसी की वजह से होता है, एलिफेंटोसिस की वजह से ही होता है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप या समूह के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसका नाम क्या है, एनालिडा। जिसका नाम क्या है, एनालिडा। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें क्या दोस्तों, एनालिडा, लीडा है ना, लीडा ग्रुप का। इसमें दोस्तों ये इसको दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं, इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसकी जो बॉडी होता है वो खंडित रूप से होता है। क्या होता है, खंडित खंडित कृति होता है। खंडित कृति का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका क्या होता है, पार्ट पार्ट में बांटा जाता है, पार्ट पार्ट में बांटा जाता है। जैसे कि दोस्तों आपने केंचुआ को देखा होगा, जो जोंक होता है, केंचुआ जिसे वर्म कहते हैं, लीच, बेसिकली जो दोस्तों लीच होता है, लीच को देखिए दोस्तों, ये जो लीच होता है ना, तो इसका एक खंड खंड से होता है, ये इसका पार्ट क्या होता है, ये खंड खंड से पाया जाता है। इस तरह से ये खंड खंड के रूप में पाया जाता है। तो ये खंडित कृति, जिसको इंग्लिश में हम मेटामोरिकली सेगमेंटेड कह सकते हैं, मेटामोरिकली सेगमेंटेड, सेगमेंटेड, मेटामोरिकली सेगमेंटेड, या तो खंडित कृति कह सकते हैं। अब इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल या तो लैंगिक होता है, लैंगिक होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करेंगे यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल के अंतर्गत में क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत में अर्थवॉर्म आता है, अर्थवॉर्म जिसे हम केंचुआ कहते हैं, केंचुआ कहते हैं। और इसके अंतर्गत दोस्तों लीच आता है, लीच जिसे हम क्या कहते हैं, जोंक कहते हैं। क्या कहते हैं, जोंक कहते हैं। और इसमें एक चीज और याद रखने वाली बात है दोस्तों, ये जो अर्थवर्म या तो केंचुआ होता है, इसमें 8 दिल पाया जाता है। जो हार्ट होता है वो 8 पाया जाता है, 8 दिल होता है इसमें, इसमें 8 दिल होता है केंचुआ में, 8 दिल होता है इसमें। और इसकी गति की बात करें दोस्तों, तो ये जो सीटी है तो खंडित रूप होता है, सीटी की, इसको जो खंडित रूप होता है उसे सीटी कहा जाता है, जिसके द्वारा क्या करता है, ये गति या मूव करता है, जिसके द्वारा से ये गति या तो मूव करता है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों एनालिडा। ये क्या हो गया, एनालिडा। अब यहाँ पे दोस्तों जो अब जितने भी होंगे दोस्तों, जितने भी समूह के बारे में हम देखेंगे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 7वां ग्रुप को देखेंगे। क्या है, जैसे कि मोलास्का। पिछला ग्रुप हमने देखा दोस्तों एनालिडा, एनालिडा भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमें क्या क्या था, जोंक यानी कि अर्थवॉर्म था और लीच था। अब हम देखेंगे यहाँ पे मोलास्का, मोलास्का समूह या तो फाइलम। मोलस्का भी दोस्तों एनालिडा से ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये मोलस्का है। क्या है, मोलस्का है। लेकिन दोस्तों इसको पहचानने के लिए भी आसान है। अगर इसके रहन सहन की बात करें तो रहन सहन क्या होता है, ये एक्वेटिक, ये जलीय भी होता है और साथ ही साथ लैंड होता है, लैंड भी होता है। क्या होता है, लैंड में या तो भूमि में भी रहता है। क्या होता है, भूमि में भी रहता है। ये क्या होता है दोस्तों, एक्वेटिक होता है। अब इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो बॉडी होता है, अंदर की बॉडी, वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अंदर की बॉडी जो होता है वो सॉफ्ट होता है, और जो बाहर की बॉडी जो होता है
वो थोड़ा हार्ड टाइप में होता है। क्या होता है, अंदर की बॉडी जो होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन बाहर जो होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। इसकी एक खासियत है दोस्तों, ये अंदर ही अंदर क्या करता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को छोड़ता है। क्या करता है, कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को छोड़ रिलीज करता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिलीज करता है, जिसके कैल्शियम बाइकार्बोनेट के छोड़ने के कारण ही दोस्तों अंदर में क्या होता है, मोती वगैरह इसी के अंदर में बनता है। जैसे कि अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दोस्तों क्या क्या हो जाता है, एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो घोंघा होता है हमारा, जो शंख दोस्तों, शंख जो होता है ना, शंख, जो पंडित वगैरह जो शंख पूजा वगैरह फूंकते हैं, वो इसी शंख को फूंकते हैं, तो वो इसके अंतर्गत में आता है। क्या होता है, इसी के अंतर्गत में आता है। और दूसरी बात करें तो लैंड स्नेल यानी कि घोंघा जिसको कहते हैं, लैंड स्नेल, ये जमीन में भी पाया जाता है और स्थल में भी पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घोंघा। क्या बोलते हैं, घोंघा, घोंघा बोलते हैं। अब इसकी एन एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, पर्ल ओयस्टर। पर्ल ओयस्टर क्या होता है, पर्ल ओयस्टर, पर्ल ओयस्टर यानी कि दोस्तों मोतियों वाला सीप। इसी के अंदर दोस्तों ये जो पर्ल ओयस्टर होता है, इसके अंदर में क्या होता है, मोतियां जमा हो जाता है। आप यूट्यूब में देखिए होंगे, तरह तरह का वीडियो होता है कि घोंघा जो मोतियों पर्ल ओयस्टर को पकड़ लेता है और उसके अंदर से रंग बिरंगी मोतियों को निकालता है। तो ये इसी की वजह से ये मोतियां क्यों जनरेट होता है दोस्तों, क्योंकि वो जो मोलस्का समूह के जीव होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका तो कैल्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट की सूत्र की बात करें दोस्तों, तो इसका सूत्र क्या होता था, हो जाता है CaH CO3CO2। तो ये इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, मोतिया जनरेट होता है, ये रिलीज करने के कारण ही अंदर में मोतिया बनता है। अब इसकी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाता है दोस्तों, ऑक्टोपस। क्या हो जाता है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या हो गया, ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस जो क्या है, इसी मोलस्का समूह के ही एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। इसकी एक, अच्छा हाँ, एक बात और याद रख सकते हैं दोस्तों, इस फाइलम में सेकंड जो सबसे बड़ा होता है, सेकंड ग्रुप ये होता है। क्या होता है, सेकंड ग्रुप की बात करें बड़ा में तो मोलस्का समूह होता है इस फाइलम के अंतर्गत में, और सबसे बड़ा जो होता है एंथ्रोपोडा होता है। क्या होता है, एंथ्रोपोडा होता है। नेक्स्ट टॉपिक, अब अंतिक, अब अब जो सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें दोस्तों, तो जो ये हमारा 8वां समूह का हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा यानी कि जो ऑर्थोपोडा ये अर्थ्रोपोडा जो होता है दोस्तों, ये हमारा क्या है, फर्स्ट जो है वो सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा क्या है, मेटाजोआ का समूह है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा समूह या तो ग्रुप है। और सेकंड में हमने क्या देखा, सेकंड में हमारा क्या है, मोलास्का है। सेकंड में क्या है, मोलास्का है। सबसे बड़ा समूह की बात करें तो वो क्या है, हमारा ऑर्थोपोडा है, यानी कि सबसे बड़ा का सेंस मतलब कि दोस्तों सबसे अधिक जीव जो होगा मेटाजोआ का, इसी के अंतर्गत में पाया जाएगा। उसके बाद मोलास्का के अंतर्गत में पाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन या कैरेक्टर की बात करें तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें लेग्स और आर्म्स पाया जाता है, यानी कि पैर भी होगा और भुजा भी होगा, लेग्स और आर्म। जैसे कि आप लोगों ने दोस्तों कॉकरोच को देखा होगा, या तो किसी कॉकरोच को देखा होगा, केकड़ा को देखा होगा, इसमें पैर जो होता है ये ज्वाइंटेड पैर होता है। क्या होता है, ज्वाइंटेड होता है। इस तरह से होया, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ज्वाइंटेड होता है, मतलब यानी कि क्या होता है, खंड खंड के रूप में पैर होता है, ज्वाइंटेड होता है। क्या होता है, ज्वाइंटेड लेग इसमें पाया जाता है, ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड अपेंडिक्स या तो लेग या तो आर्म्स कह सकते हैं, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। और इसकी जो न्यूट्रिशन की बात करें दोस्तों, ये न्यूट्रिशन यानी कि खाना पीने की बात करें तो ये हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ये दूसरे पे आश्रित होता है, हेट्रोट्रॉपिक यानी कि ये दूसरे पे क्या होता है, भोजन पे आश्रित, भोजन के लिए आश्रित होता है। अब दोस्तों इसकी सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या हो जाता है, इसका एग्जाम्पल होता है। यानी कि दोस्तों जो समूह हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसके एग्जाम्पल ही होते हैं। तो एग्जाम्पल को सिर्फ अगर आप याद कर लेते हैं तो काम आपका चल जाएगा। तो इसके अंतर्गत में क्या आएगा, बटरफ्लाई आएगा। क्या आएगा,
बटरफ्लाई आएगा, कॉकरोच आएगा, कॉकरोच, कॉकरोच। इसको दोस्तों याद करने के लिए आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि अगर हम मकड़ी की बात करें तो मकड़ी देखिए ऐसे होता है पैर, उसका ऐसे होता है, तो यहाँ पे देखिए ये जॉइंट है, तो जिसका पैर या लेग्स या तो आर्म होगा क्या होगा, जॉइंटेड होगा। कॉकरोच की ही बात करें तो कॉकरोच का जो जिससे वो चलता है वो क्या होता है, उसका जॉइंटेड होता है। क्या होता है, जॉइंटेड होता है। तो इसके अंतर्गत में क्या था, कॉकरोच, कॉकरोच आ गया। या तो दोस्तों प्राउन या तो झींगा मछली, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, झींगा मछली, झींगा मछली, ये इसी के अंतर्गत में आते हैं। और इसके अंतर्गत में क्या होगा, इंसेक्ट्स होगा, इंसेक्ट्स और जो फ्लाइज, कुछ कुछ कीट पतंग आने दोस्तों, कीट पतंग, इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज का मतलब क्या होगा, कीट पतंग इसके अंतर्गत में आएगा। फिर केकड़ा हो गया, केकड़ा हो गया। और जो टिड्डा दोस्तों होता है, ग्रास होपर जिसको बोलते हैं टिड्डा, वो टिड्डा भी इसी के अंतर्गत में आता है। और हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, सबसे बड़ा समूह की बात करें तो वो क्या है, ऑर्थोपोडा है। और सेकेंड लार्जेस्ट की बात करें तो वो क्या है, मोलस्का है। यानी कि सबसे जीव जो पाया जाएगा ऑर्थोपोडा समूह में पाया जाएगा या फाइलम में, और सब सेकेंड में जो पाया जाएगा वो मोलस्का में पाया जाएगा। अब हम दोस्तों लास्ट और अंतिम समूह के बारे में जानते हैं, क्या, इकाइनोडर्मेटा। क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा। लास्ट समूह के बारे में जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा समूह। इसमें होता क्या है दोस्तों, जो रीढ़ की हड्डी होता है ना, वो अल्प विकसित होता है। यानी कि रीढ़ की हड्डी क्या होता है, अल्प विकसित होता है। रीढ़ की हड्डी जो होता है, रीढ़ की हड्डी जो होता है वो अल्प विकसित होता है। यानी कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित नहीं होता है। जैसे कि अगर या तो यहाँ पे इसकी खंड की बात करें दोस्तों, तो देखिए ये क्या हो गया, इक्याइनो। इक्याइनो मतलब क्या होता है, स्पाइंस। क्या होता है, स्पाइंस, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कांटा। और डरमेटा मतलब क्या होता है दोस्तों, स्किन या तो त्वचा। डरमेटा मतलब क्या होता है, स्किन या तो त्वचा। क्या होता है, त्वचा। तो इससे हमें क्या पता चला दोस्तों, ऐसे जीव जिसमें क्या होगा, उसके त्वचे पर क्या होगा, छोटे छोटे कांटे होगा। डरमेटा यानी इकाइनो मतलब स्पाइंस मतलब कांटा, यानी कि ऐसे जीव जिसके ऊपर में छोटे छोटे क्या होगा, कांटे पाए जाएंगे। छोटे छोटे, छोटे छोटे कांटे पाए जाएंगे। तो कांटे पाए जाएंगे, पाए जाएंगे, पाए जाते हैं या तो फिर पाए जाते हैं, वो किसके अंतर्गत में आता है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में आता है। अब इसकी बात करें दोस्तों, तो ये जो पाया जाता है, ये मेरिन वाटर में पाया जाता है। मेरिन वाटर का सेंस क्या है, खारे पानी में या तो समुद्र में ये क्या होगा, पाया जाएगा। मेरिन वाटर या तो खारे पानी में, आने की समुद्र में क्या होगा, पाया जाएगा। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल इसका होता है, इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, स्टार फिश हो गया। क्या हो गया, स्टार फिश हो गया। फिर ये स्टार फिश हो गया। फिर सी अर्चिन हो गया, सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकुम्बर। यहाँ पे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये लिली मतलब कुमुद हो गया, कुकुम्बर मतलब खीरा होता है, ककम्बर मतलब क्या हो गया, खीरा होता है, लेकिन ये खीरा नहीं होता है, सी लग गया। इसका मतलब वो क्या है, समुद्री जीव है। वो क्या है, समुद्री जीव है। ये स्टार फिश की बात करें या सी अर्चिन की बात करें, तो ये सारा का सारा क्या आएगा, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में आएगा। तो ये हमारा दोस्तों टॉपिक हुआ कंसेप्ट का कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, नॉन कोर्डेटा में, नॉन कोर्डेटा में दो भाग देखा। एक क्या था, प्रोटोजोआ था। एक क्या था, प्रोटोजोआ था। और दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, मेटाजोआ था। पहला प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की बात करें दोस्तों, तो ये एक फाइव किंगडम समूह में हम लोग पहले देख चुके थे कि ये जो आता है प्रोटिस्टा के अंतर्गत में आता है, और ये यूनिसेलुलर होता है।
और जंतु जगत जो भी होगा जंतु जगत से वो क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। तो प्रोटोजोआ हमारा नहीं होगा, बल्कि जो प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा वो मेटाजोआ के अंतर्गत में आएगा। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि मेटा जितने भी हम लोग टाइप पढ़े वो सारे के सारे क्या था, मेटाजोआ का ही टाइप था। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। तो जी कि दोस्तों, अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति हम लोगों ने क्या देखा था, बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाया जाता है। जो सेल वॉल पाया जाता है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है, और दूसरा जो सेल वॉल पाया जाता है वो प्लांट में पाया जाता है। प्लांट और बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन एनिमल की बात करें या जानवर की बात करें, एनिमल यानी कि दोस्तों जितने भी प्रकार का जीव हो गया, जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, ये सारे सारे क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल क्या होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न किस समूह के अंतर्गत में रखा जाएगा, यानी कि बिना कोशिका भित्ति, जिसमें क्या हो, कोशिका भित्ति ना हो। कोशिका भित्ति ना हो तो वो हमारा क्या होता है, एनिमिलिया होता है। प्लांट की बात करें तो इसमें भी कोशिका भित्ति होता है। प्रोटिस्टा की बात करें इसमें भी कोशिका भित्ति होता है। और मोनेरा की बात करें इसमें भी क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। ये पहले हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं। अगर बात करें दोस्तों बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना होता है वो हमारा सेल वॉल जो बना होता है दोस्तों, ये किससे बना होता है, तो ये एमिनो एसिड्स, बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल की बात करें दोस्तों तो ये हमारा एमिनो, ये क्या होता है, एमिनो एसिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। और प्लांट्स की सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज से बना होता है। क्या होता है, सेलुलोज से बना होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पोरीफेरा से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो पोरीफेरा के बारे में दोस्तों आज हमने क्या देखा, सबसे पहला जो आज का फाइलम था या समूह था वो क्या था, पोरीफेरा था। क्या था, पोरीफेरा था। और देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं, यानी कि वो मूवमेंट नहीं करता है। मैंने सबसे पहले यही बात बताया दोस्तों कि जो मूवमेंट नहीं करता है तो वो हमारा क्या था, पोरीफेरा होता है, यानी कि अगतिशील होता है, यानी कि इधर से उधर वो मूव नहीं कर सकता है। तो ए नंबर का क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े रहते हैं, तो वो हमारा क्या है, पोरीफेरा समूह से होगा। तो पोरीफेरा समूह में दोस्तों हमने सबसे पहला एग्जाम्पल क्या बताया था, साइकन बताया था। आपको याद होना चाहिए इसका एग्जाम्पल क्या बताया था हमने, साइकन बताया था। और दूसरा एग्जाम्पल एक क्या था दोस्तों, हाइलोनेमा था। क्या था, हाइलोनेमा था। ये दो एग्जाम्पल इसके अंतर्गत में हम लोगों ने दोस्तों देखा था। तो सी नंबर का क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश श्वासनी उत्सर्जक और परिसंजन वाले अंगों से रहित होते हैं। क्या होते हैं, रहित होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने पोरीफेरा में क्या देखा था दोस्तों, पोरीफेरा में हम लोगों ने देखा था कि ये स्पंज रूप में होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र होता है। इसमें क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। तो छोटा छोटा छिद्र होने के कारण इसे स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पंज होगा। देखो क्या हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा, जिसके बारे में दोस्तों शुरू में हमने ये बता चुका था कि ये स्पंज के एनिमल के रूप में भी जाना जाता है। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है, तो जीव विज्ञान में दोस्तों एक क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये पशु है। एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, एनिमल है। जब हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, वो एनिमल होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एनिमल होगा। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिलेंट्रेटा, या तो सिलेंट्रेटा के बारे में दोस्तों अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्या करेंगे, देखेंगे। तो खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सॉप है, को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे एक क्या है,
ये क्या है दोस्तों, ये मान लीजिए कि एक मेन जीव है। अब इसके अंदर से क्या होगा, नया जीव निकलेगा। क्या निकलेगा, नया जीव निकलेगा। तो अगर नया जीव निकलेगा दोस्तों, तो ये इस जीव के लिए ये क्या हो गया, मदर हो गया। क्या हो गया, मदर हो गया। क्या कहलाएगा, ये मदर हो गया। तो जब इसके जीव से निकल रहा है तो ये क्या होगा, मदर, यानी कि मदर ऑफ पर्ल कहलाएगा, यानी कि मोतियों की माता। क्या कहलाएगा, मोतियों की माता। तो सी नंबर का क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके भीतर से सारे के सारे क्या होगा, इसके भीतर से निकलते हैं। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है। तो कोशिकाओं की दो परतों की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा क्या है, हाइड्रा बना हुआ है। क्या है, हाइड्रा बना हुआ है, जिसे दोस्तों हम निडरिया फाइलम भी के अंतर्गत में आता है। तो हमने दोस्तों ये शुरू में ही बता चुका हूं कि सिलेंड्रेटा और निडरिया दोनों क्या होता है, एक ही समूह के अंतर्गत में आता है। अगर हाइड्रा की बात करें दोस्तों, तो इसकी परत कैसे देखिए, जैसे देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक हाइड्रा है। अब यहाँ से एक क्या होता है, टहनी निकलता है। अब ये टहनी क्या होता है, धीरे धीरे ये टहनी को क्या करता है, काट के अलग कर देता है। और अलग करने के बाद ये क्या होता है, दो अलग अलग जीव बन जाता है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इस विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन विधि कहते हैं। मुकुलन, या तो इसे बडिंग विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा हाइड्रा दो, यानी कि दो परतों में बना जाता है, यानी कि दो भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया, तो वो क्या है, हमारा हाइड्रा है। क्या है, हाइड्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, तो वो हमारा हाइड्रा है। तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रा प्रजनन करता है तो वो मुकुलन द्वारा करता है, तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, तो वो हाइड्रा है। हमने क्या बताया दोस्तों, जो हाइड्रा से संबंधित जो इसका एग्जाम्पल से होता है, वो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल से ही सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। डैश का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिलेंट्रेटा कहलाता है। क्या कहलाता है, सिलेंट्रेटा कहलाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सी, ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रा हाइड्रा और स्टारफिश और प्लेनेरिया, अगर तीनों की बात करी, तो यानी कि रिप्रोडक्शन के थ्रू से होता है, यानी कि पुनर्जनन होता है। इसका उत्पन्न कैसे होता है, पुनर्जनन होता है। और पुनर्जनन से ही क्या होता है, पुनर्जनन का ही क्या है, ये विखंडन और मुकुलन सारा का सारा टाइप आता है, यानी कि सब पुनर्जनन का सब क्या है, प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया है। लेकिन सारे के सारे जो होता है मेन पुनर्जनन से ही होता है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। तो यहां पे दोस्तों ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है दोस्तों कि उसका जो बॉडी का लेयर होगा, बॉडी का जो लेयर होगा, वो थ्री लेयर में होगा। क्या होगा, थ्री लेयर में होगा। तो जो थ्री लेयर का होगा उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा। और जो टू लेयर का होगा उसको उसे डाइप्लो, जो थ्री लेयर का होगा उसे ट्राइब्लास्टिक कहा जाएगा। और जो दो लेयर का होगा, जो देर दो लेयर का होगा, वो डाइप्लोप्लास्टिक कहा जाएगा। वो क्या कहलाएगा, डाइप्लोप्लास्टिक कहलाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रिप्लोप्लास्टिक की बात करें, वो जेलीफिश नहीं होता है। बाकी एस्केरिस और प्लानेरिया और केंचुआ क्या होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, यानी कि तीन लेयर का ये होता है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन क्रान्वित कर सकता है, तो वो हमारा क्या है, हाइड्रा है। क्या है, हाइड्रा है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हाइड्रा जहां भी होगा तो वो मुकुलन द्वारा ही अपना क्या करेगा, पुनर्जनन करेगा। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 516 का सी नंबर का आंसर हो जाएगा। क- कलिका द्वारा विकसित नया जीव डैश है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव
डैश है, तो ये हाइड्रा ही क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये 8 क्लास के दोस्तों अपने मुकुलन विधि पढ़ा होगा तो अवश्य देखा होगा। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक हाइड्रा है, और यहाँ पे इस हाइड्रा का क्या है, एक कली है। ये क्या है, कली है, जिससे फूल वगैरह जो निकलता है दोस्तों, कली होता है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, ये धीरे धीरे क्या होता है, अलग हो जाता है। ये कली क्या होता है, अलग हो गया, ये कली अलग हो गया, और अलग होने के बाद ये कली अलग और ये अलग, यानी कि दो जीव नए प्रकार का निर्माण कर लेगा, यानी कि नया जीव ये क्या कर लिया, विकसित कर लिया। तो ये क्या करता है, हाइड्रा करता है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव क्या करता है, हाइड्रा द्वारा किया जाता है। तो सी नंबर का क्या होगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डैश बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है, तो वो हमारा क्या है, हाइड्रा है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैट वर्म या चपटे कृमि भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने शुरू में ही क्या देखा था, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, फ्लैट। तो फ्लैट मतलब क्या होता है, फ्लैट यानी कि चपटा। तो जो फ्लैट हेलमेंथिस ग्रुप होगा वो हमारा क्या होगा, चपटा या फ्लैट वर्म होगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो एक फ्लैट और चपटा कृमि के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो वो हमारा होता है दोस्तों प्लेनेरिया। क्या होता है, प्लेनेरिया। इसका क्या होता है, बहुत छोटी आंख होता है, एक धब्बा के रूप में। उसी से क्या करता है, अपने ये सारा पहचान, कोई भी चीज पहचान करने का करता है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश नामक एक फ्लैट वर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है, जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे के रूप में होता, प्रकाश का पता लगाते हैं। तो वो प्लेनेरिया क्या होगा, बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है। अंतः परजीवी का मतलब है दोस्तों कि वो आंतरिक रूप से, वो आंतरिक यानी कि किसी के अंदर में रहता है। क्या होता है, किसी के अंदर में रहता है, जैसे कि जानवर के लीवर वगैरह में पाया जाता है। यानी कि हमने क्या देखा दोस्तों, लीवर वगैरह में पाया जाता है, यानी कि जो पेट वगैरह होता है उसके पेट या आंत में भी पाया जाता है। क्या होता है, आंत में पाया जाता है। तो वो हमारा क्या होता है, फीता कृमि होता है। ये दोस्तों प्लेट हेलमेंथेस में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टैप वर्म फाइलम डैश से संबंधित है, तो वो हमारा टैप वर्म के बारे में हम लोग देख चुके दोस्तों। प्लेट हेलमेंथिस किससे संबंधित है, तो सी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों स्केल हेलमेंथिस के बारे में क्वेश्चन को देखेंगे। डैश एस्केरियस का साधारण नाम क्या है, एस्केरियस। देखिए दोस्तों, स्केलेमेंथिस के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, इसे नीमाटोडा के नाम से भी जाना जाता है। नीमाटोडा, नीमाटोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत में हम लोगों ने क्या देखा था, जो एस्केरियस होता है, जो एस्केरियस होता है वो किस रूप में होता है, वो राउंड वर्म, राउंड होता है। क्या होता है, स्केल हेलमेंथिस में क्या देखा हम लोग कि राउंड होता है, ये गोल वर्म होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। दो चीज दोस्तों, एक प्लेट हेलमेंथिस, प्लेट मतलब क्या होता है, वो चपटी होता है, और स्केलमेंथिस में क्या होता है, वो राउंड होता है। तो ये याद रखिएगा, फ्लेट हेलमेंथिस में चपटी होगा और स्केल हेलमेंथिस में राउंड होगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों, अब हम यहाँ पे एनालिडा से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो डैश का प्रयोग वर्मी कंपोजिटिंग में किया जाता है। वर्मी कंपोजिटिंग का मतलब क्या है दोस्तों, वर्मी कंपोजिटिंग का मतलब क्या है, किसी को खा खा के खत्म कर देना। क्या करना, खा खा के खत्म कर देना। तो खा खा के खत्म करना दोस्तों, यानी कि जैसे कि किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है। किसानों को मित्र केचुआ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्यों वर्मी कंपोस्ट करने का काम जो होता है वो कौन करता है, केचुआ करता है। कौन करता है, केचुआ करता है, जिससे मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। इसीलिए केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए जो उपयोगी होता है वो केचुए होते हैं। तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है। तो अगर श्वसन अंग की बात करें दोस्तों, यानी कि केचुए कहाँ से सांस लेते हैं, केचुए जो है वो किस अंग से सांस लेते हैं, तो वो त्वचा से सांस लेते हैं। क्या होता है, त्वचा या स्किन से सांस लेते हैं। अगर सांस लेने की बात करें दोस्तों, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन कहाँ से सांस लेता है। तो सबसे पहले अगर मछली की बात करें दोस्तों, फिश, मछली की बात करें तो ये कहाँ से सांस लेता है,
तो मछली जो सांस लेता है वो गिल्स, जिसे गलफड़ा कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में गलफड़ा, तो ये गलफड़ा से सांस लेते हैं। इसके अंतर्गत में यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, जितने भी सारे मछली होते हैं यानी कि ऑल फिशेस इसके अंतर्गत में आ जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों एम्फीबियंस। क्या बात करते हैं, एम्फीबियंस, जिसे उभयचर के रूप में जानते हैं। उभयचर का मतलब दोस्तों जो जल में भी रहे और थल में भी रहे। तो ये किससे, जो जल में, अगर दोस्तों जल में रह रहा है, मछली जल में रहता है तो वो गलफड़े से सांस लेता है। गलफड़ा क्या करता है दोस्तों, जो H2O हमारा क्या है, पानी है, तो पानी से इस हाइड्रोजन को अलग करता है और ऑक्सीजन को अलग करता है, और इस ऑक्सीजन को सांस लेता है मछली। तो ये गलफड़े का काम क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का काम करता है, जिस और ऑक्सीजन को क्या करता है, शोषण करता है। तो वो गिल्स का काम है। अगर एम्फीबियंस है वो जल और थल दोनों में रह रहा है यानी कि उभयचर, इसको क्या बोलेंगे हम, उभयचर, यानी कि जल और थल दोनों में रहता है। तो वो गिल्स से भी, अगर जल और थल में रह रहा है, अगर जल में जा रहा है तो वो मतलब क्या करेगा, फेफड़े से सांस लेगा, और अगर थल में रह रहा है तो वो लंग्स यानी कि फेफड़े से सांस लेगा। और दोस्तों अगर जमीन के अंतर्गत में भी रहता है तो वो त्वचे भी सांस लेता है। जो उभयचर होता है वो गिल्स, लफड़े यानी कि फेफड़े से, सॉरी, गिल्स या तो गलफड़े से सांस लेता है, या तो फेफड़े से सांस लेता है, या तो स्किन से सांस लेता है। अब इसके अंतर्गत की बात करें दोस्तों, कौन कौन आएगा, जैसे कि मेढक। मेढक हमारा क्या है, उभयचर है, यानी कि जल में भी पाया जाता है और थल में भी रहता है। और एक क्या दोस्तों, सैलेमेंडर। क्या होता है, सैलेमेंडर, जिसे हम घड़ियाल कहते हैं दोस्तों। ये इसके अंतर्गत में क्या आता है, जैसे कि एक सैलेमेंडर की बात करें दोस्तों, जो घड़ियाल होता है वो मगरमच्छ का ही प्रजाति होता है, लेकिन मगरमच्छ नहीं होता है। तो ये क्या होता है, एम्फीबियंस होता है। अब अगर यहाँ पे दोस्तों रेप्टाइल्स की बात करेंगे, रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है, सरीसृप। सरीसृप, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, सरीसृप। रेप्टाइल्स की बात करें दोस्तों, ये क्या होता है, सरीसृप होता है, यानी कि सांप के अंतर्गत में जो रेंगता है, मतलब दोस्तों जो क्या करता है, रेंगता है। तो ये अधिकतर की बात करें कहां से लेता है, ये फेफड़े से सांस लेता है। क्या होता है, फेफड़े से सांस लेता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं वो क्या होता है, गिल्स से सांस लेता है, यानी कि गलफड़े से भी सांस लेता है। जैसे कि सांप की बात करें दोस्तों, तो जो सांप या स्नेक होता है वो क्या होता है, जल में भी रहता है कभी कभी और थल में भी रहता है। तो ये गलफड़े और गिल्स दोनों से सांस ले सकता है। इसके अंतर्गत में क्या आएगा, सांप आ गया, क्रोकोडाइल हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली हो गया। क्या हो गया, छिपकली हो गया। ये सारे इसके अंतर्गत में आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लंग्स की बात, सॉरी, अब यहाँ पे दोस्तों हम पक्षी की बात करते हैं। पक्षी को एव्स बोला जाता है या तो बर्ड्स भी बोला जाता है। तो पक्षी हमारा जो होता है, लंग्स यानी कि पक्षी दोस्तों सिर्फ स्थल और जमीन पर, यमन की वायुमंडल में रहता है, तो ये लंग्स से सांस लेगा। उसी प्रकार ह्यूमन बींग या एनिमल की बात करें तो जितने भी एनिमल आ जाएगा, एनिमल यानी कि दोस्तों मेमल्स, मेमल्स की यानी दोस्तों स्तनधारी, जो बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है, स्तनधारी। तो ये हमारा क्या होता है, लंग्स या तो फेफड़े से सांस लेते हैं। इसके अंतर्गत या एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या आएगा, व्हेल फिश आ जाएगा। व्हेल फिश, व्हेल फिश दोस्तों वो क्या करता है, गलफड़े से ही सांस लेता है। क्या करता है, गलफड़े से भी सांस लेता है। और एक होता है दोस्तों सील फिश, सील फिश, और एक होता है डॉल्फिन, डॉल्फिन। ये दोस्तों मेमल्स होते हैं, और ये क्या होता है, गलफड़े से, सॉरी, लंग्स या तो फेफड़े से ही सांस लेते हैं। और इसके अंतर मेमल्स के अंतर्गत में दोस्तों मनुष्य, मनुष्य आ जाता है, और पशु यानी कि गाय भैंस वगैरह भी आता है इसके अंतर्गत में। जोंक किस संघ से संबंधित है, जोंक या लीच की बात करें दोस्तों, तो हमने क्या देखा था, जोंक और लीच है वो किस समूह से संबंधित है, तो वो हमारा क्या था, एनालिडा से था। तो ए नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ एग्जाम्पल को अगर आप याद रख लेते हैं दोस्तों समूह का, तो उतने से काम चल जाएगा। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो एनेलिडा का देखिए दोस्तों, केचुआ और जोंक हमारा क्या है, एनेलिडा से है। उसी प्रकार दोस्तों जो नेरिस हमारा है वो भी क्या है, एनेलिडा से संबंधित रखता है। नेरिस भी क्या है, एनेलिडा समूह से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो एस्केरिस की बात करें तो एस्केरिस हमारा क्या है, वो एनेलिडा से संबंधित नहीं है, क्योंकि एस्केरिस हमारा जो क्या है, वो पढ़ने में गलती करेगा तो सब गड़बड़ जाएगा। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन या बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, नहीं करता है यानी कि दोस्तों देखिए, अगर बडिंग की बात करें तो ये मूंगा भी करता है, स्पंज भी करता है, और हाइड्रा भी क्या करता है, बडिंग विधि से ही
अपने नए जीव का निर्माण करता है, यानी कि दोस्तों अपने आप को क्या करता है, दो भागों में बांट लेता है। क्या करता है, दो भागों में बांट लेता है। तो वो हाइड्रा यानी कि मूंगा स्पंज और करता है, लेकिन एनेलिडा जो है क्या है, वो बडिंग विधि से मुकुलन नहीं करता है। तो यहाँ पे जो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो केंचुआ की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा क्या है, एनेलिडा संघ से संबंधित है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंधित है? तो केंचुआ हमारा क्या है दोस्तों, एनेलिडा से संबंधित है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोलस्का की बात करें दोस्तों, तो मोलस्का के अंतर्गत में क्या आता है, हमारा घोंघा आता है। घोंघा या तो पर्ल्स या तो मोती सीपी वगैरह जो आता है। त्वचीय श्वसन डैश होता है, त्वचीय श्वसन डैश होता है। देखिए दोस्तों, त्वचीय श्वसन मतलब क्या, जो अपने स्किन से सांस लेता है, अपने क्या करता है, त्वचा से सांस लेता है। तो त्वचा से जो सांस लेता है दोस्तों, तो उसके बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, जो त्वचा से सांस लेता है वो हमारा केंचुआ लेता है। क्या लेता है, केंचुआ लेता है। तो सी नंबर का क्या हो जाएगा। और पक्षी की बात करें, पक्षी किससे लेता है, फेफड़ा से सांस लेता है। इंसान यानी कि मनुष्य किससे सांस लेता है, फेफड़ा से सांस लेता है। और मछली किससे सांस लेता है, गिल्स यानी गलफड़े से सांस लेता है। मनुष्य लंग्स से, पक्षी लंग्स से। अब हम दोस्तों ऑर्थोपोडा से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें क्या है, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिका का एक जाल होता है, इन्हें डैश कहा जाता है, इसे डैश कहा जाता है। वो दोस्तों श्वास प्रणाल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, श्वास प्रणाल कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, श्वास प्रणाल। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाती है, लार्वा के बाद क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों, इसमें तितली की अगर जीवनचर्या की बात करें, तो सबसे पहले तितली क्या देता है, अंडा देता है। क्या देता है, अंडा देता है। अंडा के बाद वो क्या कहलाता है, लार्वा कहलाता है। क्या कहलाता है, लार्वा कहलाता है। लार्वा के बाद धीरे धीरे उसको क्या कहलाता है, वो प्यूपा कहलाता है। प्यूपा, उसके बाद क्या होता है, वो वयस्क हो जाता है। क्या होता है, वयस्क हो जाता है। क्या होता है, वयस्क हो जाता है। और वयस्क के बाद क्या होता है, वो वयस्क होने के बाद बूढ़ा हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो ये होता है क्या, उसके प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाता है। तो लार्वा के बाद यहाँ पे दोस्तों क्या कहलाता है, प्यूपा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्यूपा कहलाता है। लेकिन प्यूपा यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो प्यूपा को ही क्या कहा जाता है, कोशित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशित कहा जाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? तो जितने भी कीट होते हैं वो दोस्तों श्वास छिद्र द्वारा सांस लेते हैं। किससे, श्वास छिद्र द्वारा सांस लेते हैं। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। अगर पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो देखिए दोस्तों, प्लांट या पौधे जो होता है उसको किस किस कैटेगरी में बांटा जाता है, इसके बारे में भी दोस्तों आगे हमारा टॉपिक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों जो प्लांट होता है वो क्या होता है, थैलोफाइटा होता है। क्या होता है, थैलोफाइटा होता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है। क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, टेरिडोफाइटा होता है। क्या होता है, टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है। और चौथा की बात करें तो वो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, जिसे अनावर्त बीजी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो जिम्नोस्पर्म होता है, जिसे अनावर्त बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनावृत अनावृत बीजी कहते हैं, सॉरी, जिसको क्या कहते हैं, अनावृत बीज कहते हैं, जिसको अनावृत बीज। और एक होता है दोस्तों एंजियोस्पर्म होता है। क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स होता है। एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं, आवर्त बीजी बोलते हैं। ये अनावर्त बीजी और ये क्या होता है, आवर्त बीजी होता है, आवर्त बीजी होता है। तो ये हमारा क्या है, प्लांट का दोस्तों बांटा गया टाइप है। तो इसमें से देखिए दोस्तों, थैलोफाइटा हमारा क्या हो गया, पहला हो गया। फिर आवर्त बीजी, आवर्त बीजी हमारा क्या हो गया, ये हो गया, आवर्त बीजी हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों नग्न बीजी की बात करें तो अनावर्त बीजी को ही नग्न बीजी कहा जाता है। अनावर्त बीजी यानी कि बीज जिसमें नहीं पाया जाता है,
तो नग्न बीजी भी हमारा क्या हो गया, और आवृत बीजी, ये सारे के सारे क्या है, प्लांट का टाइप है। लेकिन ऑर्थोपोडा की बात करें दोस्तों, ये प्लांट सेल का नहीं बल्कि एनिमल किंगडम का क्या है, एक टाइप है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पशुओं के इनमें से किस फाइल में उनके पैर जुड़े होते हैं, तो उनके पैर जुड़े होते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ऑर्थोपोडा होता है वो खंड खंड होता है। क्या होता है, खंड खंड होता है, जिसके अंतर्गत में क्या आता है, केकड़ा आता है, क्या आता है, केकड़ा आता है, मकड़ी आता है, मकड़ी आता है। अगर दोस्तों ऑर्थोपोडा की एक विशेष बात पर ध्यान रखें दोस्तों, ये तीन खंड में होता है। क्या होता है, तीन खंड में होता है। पहला क्या होगा, सिर होगा, फिर क्या होगा, धड़ होगा, फिर क्या होगा, उदर होगा। यानी कि सिर मतलब माथा, और धड़ मतलब क्या होता है, शरीर यानी कि बॉडी, और उदर मतलब पेट। ये तीन चीज होगा। और उसके पैर वगैरह जो होगा वो क्या होगा, खंडित रूप में होगा। क्या होगा, खंडित रूप में होगा, या तो ज्वाइंटेड होगा। ये इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि जीव की बात करें दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है, मीजो डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब क्या होता है, डोमेस्टिका मतलब होम होता है। तो ये मीजो डोमेस्टिका क्या हो, मुझका डोमेस्टिका जो होता है, घरेलू मक्खी का नाम होता है। और होमोसेपियंस की बात करें दोस्तों, ये मनुष्य का क्या है, साइंटिफिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है। तो ए नंबर का क्या होगा, यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तिलचट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है। तो देखिए दोस्तों, जो तिलचट्टे होते हैं वो सांस लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, ये पूछा गया है। तो वो दोस्तों श्वास रंध्रों से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, श्वास रंध्रों से लेते हैं। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैरों जुड़े हुए पैर होते हैं। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, ऑर्थोपोडा होता है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो सबसे बड़ा समूह दोस्तों हमने क्या बताया था, जो सबसे बड़ा समूह जो हमारा है वो क्या है, ऑर्थोपोडा है, एक नंबर का समूह है। और दूसरे बड़ा जो समूह है हमारा क्या है, मोलस्का है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा समूह क्या है, ऑर्थोपोडा है, और दूसरा क्या है, मोलस्का है। डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो वो हमारा क्या है, ऑर्थोपोडा है, और दूसरा नंबर पे क्या है, मोलस्का है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, तो वो हमारा ऑर्थोपोडा है, और दूसरा नंबर पे क्या है, मोलस्का है। निम्नलिखित में से किससे के अधिकतम पैर होते हैं, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब हमें ये गिनना है, देखना है कि सबसे अधिक पैर किसके होते हैं, सबसे अधिक पैर किसके होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मकड़ी की बात करें तो मकड़ी का ज्यादा पैर नहीं होता है। मकड़ी दोस्तों जो स्पाइडर जिसको हम कहते हैं, उसमें ज्यादा पैर नहीं होता है। गोजर का भी बात करें तो गोजर का भी ज्यादा पैर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जो सहस्त्रपाद होता है, सहस्त्रपाद, उसका दोस्तों सबसे अधिक पैर पाया जाता है। क्या होता है, सबसे अधिक पैर पाया जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके जीव को सोशल इंसेक्ट यानी कि सामाजिक जीव, सोशल इंसेक्ट मतलब क्या दोस्तों, सामाजिक जीव नहीं कहा जा सकता है, सामाजिक जीव नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक जीव हम किसको बोलेंगे, जो समूह, ये जो एक झुंड बनाकर रहते हैं। क्या होता है, जो समूह में रहते हैं। जैसे मधुमक्खी की बात करें दोस्तों, तो मधुमक्खी के छत्ता में क्या होता है, बहुत सारे एक ही साथ मधुमक्खी रहते हैं। अगर टर्माइट या दीमक की बात करें तो ये भी क्या होता है, बहुत सारे एक साथ रहते हैं। और चींटी की बात करें तो चींटी को भी देखें हम दोस्तों कि ये एक कतार से चलते जाते हैं बहुत सारे, यानी कि ये भी झुंड में रहते हैं। तो जो झुंड में या समूह में रहते हैं वो हमारा सोशल इंसेक्ट कहलाता है। तो अगर झिंगुर की बात करें दोस्तों, जो क्रिकेट होता है वो अकेला रहता है, वो किसी के साथ नहीं रहता है। तो झिंगुर को हम सामाजिक या सोशल इंसेक्ट नहीं कह सकते हैं। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। तो वो हमारा सबसे बड़ा समूह क्या है दोस्तों, ऑर्थोपोडा होगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं। तो मकड़ियों की बात करें दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, चार जोड़ी आंखें होती है। क्या होती है, चार जोड़ी आंखें होती है, जिस यानी कि उसमें 8 आंखें होती है। कितनी होती है, 8 आंखें होती है। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं, किस कीट के दांत होते हैं। तो दांत की बात करें दोस्तों, यानी कि जो काटता है, क्या करता है, काटता है। तो वो हमारा क्या होता है, ततैया होता है, या भौरा होता है, जिसका क्या होता है, दांत होता है। क्या होता है, दांत होता है।
तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों इस समूह एनिमल किंगडम का दूसरे सबसे बड़ा समूह के बारे में देखेंगे। कुछ जंतुएं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। यह क्या व्यक्त करता है? लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। तो ये दोस्तों पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जेनेटिक रूप से लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। क्या होते हैं? नहीं करते हैं। तो ए नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्राणी में लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो अनुवांशिक, पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा दोस्तों कि घोंघा का जो होता है वो अनुवांशिक या जेनेटिक रूप से क्या होता है, लिंग का निर्धारण नहीं किया जाता है। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता है? तो वो हमारा घोंघा होता है। निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो वो हमारा घोंघा होता है। यानी कि ये लिंग दोस्तों निर्धारण कभी मेल बन जाएगा तो कभी फीमेल बन जाएगा, यानी कि लिंग को ये चेंज कर सकता है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, मोलस्का यानी कि क्या, जिसकी जो बाहरी आवरण क्या होता है, हार्ड होता है, और अंदर जो होता है वो मांसल होता है। तो घोंघा हो गया, ऑक्टोपस हो गया और कैटन हो गया, ये हमारा क्या है, मोलस्का से संबंधित है। लेकिन एंटीडॉन की बात करें दोस्तों, जो एंटीडॉन क्या है, मोलस्का समूह से संबंधित नहीं है। क्या है? संबंधित नहीं है। जबकि अगर एंटीडॉन की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, इकाइनोडर्मेटा से संबंधित रखता है। क्या रखता है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा समूह से ये संबंधित रखता है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो घोंघा दोस्तों हमारा क्या होगा, मोलस्का से संबंधित होगा। मोलस्का मतलब इतना समझ लीजिए दोस्तों, जो बाहरी आवरण जिस जीव का क्या होगा, कठोर होगा। क्या होगा? कठोर या तो हार्ड होगा, वो हमारा क्या होगा, मोलस्का से संबंधित रखता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का खून की बात करें दोस्तों, तो वो किसका कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू यानी कि नीला होता है। क्या होता है? नीला कलर का होता है। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो दोस्तों लिंग बदलने की बात करें तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या देखा, जो स्नेल या तो जो घोंघा होता है वो अपना लिंग को क्या करता है, बदल सकता है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक कर्ण सीपी क्या है? एक कर्ण सीपी क्या है? देखिए, जो कर्ण सीपी की बात करें, ये क्या एक बड़ा सितारा है? बिल्कुल नहीं। ये एक भूमिगत शहर है? बिल्कुल नहीं। सीपी मतलब क्या दोस्तों? सीपी मतलब मोतियां होता है हमारा, मोतियां होता है। क्या एक छोटा लड़ाकू विमान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है, यानी कि दूसरे भक्षणीय समुद्री घोंघा का मतलब दोस्तों यानी कि दूसरे जीव को खा जाता है। तो यानी कि डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा। अब हम दोस्तों इकाइनोडर्मेटा से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दोस्तों, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? समुद्री जीव होते हैं। तो समुद्री जीव की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा क्या है, इकाइनोडर्मेटा है। तो जो मरीन वाटर में रहता है, जो मरीन वाटर में ऐसे जीव पाए जाते हैं उसे इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। निम्न में से कौन सा मोलास्का का उदाहरण नहीं है? तो मोलास्का की बात करें दोस्तों, तो हमारा क्या था, घोंघा होता है, सीपी होता है, ऑक्टोपस होता है, ये हमारा मोलास्का का है। लेकिन दोस्तों ये हमारा सतपाद की बात करें, ये हमारा क्या है, मोलास्का से संबंधित नहीं है। मोलास्का से क्या संबंधित नहीं है? तो ए नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? उत्सर्जक अंग दोस्तों यानी कि जहां से वो डाइजेस्ट यानी कि मल को निकालता है। क्या करता है? मल को निकालता है। तो मल को जो निकालने वाला अंग है दोस्तों, वो हमारा क्या कहता है, यानी कि मल्पीगियन।
नलिकाएं, मल्पी घियर नलिकाएं दोस्तों, यानी कि मल या दोस्तों जो खाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसको बाहर निकालना, वो उत्सर्जक अंग कहलाते हैं, तो वो मल्पी अंग नलिकाएं द्वारा निकालता है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो समुद्री जीव की बात करें तो वो हमारा इक्वाइनोडर्मेटा हो जाएगा। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव इक्वाइनोडर्मेटा होता है। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। जल संवहनी प्रणाली, जल संवहनी प्रणाली डैश में पाई जाती है। जल संवहनी प्रणाली की बात करें दोस्तों तो वो हमारा क्या होगा, समुद्री खीरा होता है, जिसे हम सी कुकुम्बर कहते थे। सी कुकुम्बर ये खीरा नहीं है दोस्तों, खाने वाला खीरा या ककम्बर नहीं है, ये समुद्री जीव है, एक क्या है, समुद्री संवहनी प्रणाली है। तो ये ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टार फिश एक समूह से संबंधित है, तो वो हमारा इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। किससे है, इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। तो ए नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संघ के प्राणी अन्य, संघ के प्राणी अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी है, तो वो हमारा क्या है, इकाइनोडर्मेटा या तो शूल चर्मी जिसे कहा जाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। तो समुद्र में पाई जाने वाली मछली की बात करें दोस्तों तो वो हमारा क्या है, एकमात्र क्या है, स्टार फिश होता है। क्या होता है, स्टार फिश होता है। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोर्डेटा, अब क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, हम कोर्डेटा से संबंधित के क्वेश्चन को देखेंगे। कोर्डेटा के बारे में हम लोगों ने क्या जानते हैं दोस्तों, कोर्डेटा क्या है, जिसमें हड्डी क्या होता है, पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, हड्डी पाया जाता है, वो कोर्डेटा समूह से प्राणी कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर्डेटा समूह से प्राणी वो कहलाता है। तो उसकी बात करें दोस्तों, वो कोर्डेटा समूह में जो होता है वो, उसमें दोस्तों पृष्ठरज्जु दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकीय नहीं है? कशेरुकीय मतलब दोस्तों जिसमें हड्डी नहीं पाया जाता है, वो हमारा कशेरुकीय होता है। तो केचुआ की बात करें तो इसमें हड्डी नहीं पाया जाएगा। तो ए नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी यानी कि कॉर्डेटा, कॉर्डेटा है। देखिए दोस्तों, कॉर्डेटा का क्वालिटी की बात करें तो कॉर्डेटा में क्या क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें खोखली, खोखली तंत्रिका दंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खोखली तंत्रिका दंड, खोखली तंत्रिका दंड पाया जाता है, खोखली तंत्रिका दंड। दूसरा, इसमें मेरुदंड भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेरुदंड, मेरुदंड जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। नोटोकॉर्ड यानी तो रीढ़ की हड्डी जो होता है मेन, वो नोटोकॉर्ड के या मेरुदंड के रूप में जाना जाता है। फिर इसकी बात करें दोस्तों, ये ग्रसनीय दरारें होता है। क्या होता है, ग्रसनीय दरारें होता है। और जितने भी कॉर्डेटा होते हैं दोस्तों वो ट्राइप्लास्टिक होता है। क्या होता है, ट्रिपोप्लास्टिक होता है, ट्रिपो ट्रिपोप्लास्टिक होता है, ट्रिपोप्लास्टिक होता है। तो ये क्या है, कॉर्डेटा से संबंधित है। तुम्हें पृथ्वी तंत्र का नाम होता है, बिल्कुल सही, डिप्लोप्लास्टिक होता है, बिल्कुल गलत दोस्तों। कॉर्डेटा जितने होते हैं वो क्या होता है, ट्रिपोप्लास्टिक होते हैं। यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर डिप्लोप्लास्टिक की बात करें दोस्तों तो वो क्या होता है, नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत में आता है, नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत में आता है, जैसे कि केंचुआ वगैरह के अंतर्गत में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकी की एक विशेषता नहीं है? कशेरुकी की क्या विशेषता नहीं है, तो वो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, बिल्कुल सही, वे असमित होते हैं। तो ये गलत है दोस्तों, वो क्या होते हैं, सब सम्मिति होते हैं। क्या होते हैं, सम्मिति होते हैं। तो ये बी नंबर का क्या है, बिल्कुल गलत है। ट्रिपोप्लास्टिक होता है, सोलोमेट होता है, ये भी सही है। तो बी नंबर का क्या है, गलत कथन है। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमारा दोस्तों ये प्लांट एनिमल किंगडम जितने भी थे सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। तो दोस्तों अगर हेल्पफुल होता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।